10 दिन के बाद पारांग यूनिवर्सिटी में इस वक्त एग्जाम का माहौल था और जैसा हर बच्चा के साथ होता कि एग्जाम के पहले पूजा पाठ करके आना, वैसा ही हाल यहाँ का भी था। पूरे कैंपस में हल्का हल्का धूप का रंग फैला हुआ था, पर छात्रों के चेहरे पर टेंशन की मोटी परत चढ़ी थी। कोई लाइब्रेरी के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई मंदिर की घंटी की आवाज के साथ अपने मन की दुआएं भेज रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किताबों से ज्यादा भगवान ही सबके पेपर का असली जवाब देने वाले हों। सारे स्टूडेंट बुक पढ़ने की जगह उनकी पूजा करते हुए नजर आ रहे थे। और कुछ ऐसा ही हाल हमारे नवाबजादे यानी कि यश जी का था, जिन्होंने ताव में आकर ईशान से चैलेंज तो ले लिया था कि वो इस बार एग्जाम में 80% से ज्यादा लेकर आएंगे, पर ये तो खुद भगवान भी अच्छे से जानते थे कि ये यश के लिए करना, ये चमत्कार करना नामुमकिन था। तो यश भी हर एग्जाम से पहले मंदिर के दर्शन कर लिया करता था। उसके माथे पर तिलक की लाल रेखा और आंखों में दबी दबी घबराहट, दोनों एक साथ उसकी असली तैयारी बयां कर रहे थे। वही सबसे पहले सारे सीनियर का एग्जाम खत्म हो चुका था और ईशान भी अब कॉलेज आना शुरू कर चुका था और अब सारे जूनियर्स के एग्जाम होने की बारी थी। वैसे इस 10 दिनों के अंदर यश का भी सारा पेपर का एग्जाम हो चुका था और सब लगभग ठीक ठाक ही गया था, पर आज उसका आखिरी पेपर था अकाउंटेंसी का। यश के दिल की धड़कनें जैसे इस आखिरी जंग के लिए अलग ही चाल पकड़ रही थी। 2 दिन पहले यश बहुत परेशान अपने रूम में बैठा था, अपने बुक को खोलकर। रूम की दीवारों पर घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी और हर टिक जैसे उसकी बेचैनी को बढ़ा रही थी। बहुत पढ़ने के बाद भी यश के दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था। अक्षर उसके सामने नाचते हुए जैसे मजाक उड़ा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता और वह झट से आहान को कॉल कर कॉलेज में मिलने बुलाता। फोन मिलाते हुए उसकी उंगलियां थोड़ी कांपी, पर शरारती मुस्कान जल्दी ही चेहरे पर लौट आई। तो बेचारा आहान भी ठीक है कहते हुए मिलने आ जाता। अब उसे क्या पता था कि यश प्रोफेसर से अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए जा रहा था। वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कैंपस का रात का सन्नाटा, चारों तरफ बिखरे पेड़ों की परछाई और दूर से आती हॉर्न की आवाज, सब कुछ जैसे यश की चालाक योजना को और रहस्यमय बना रहा था। वही आहान बार बार ये सवाल करने लगता कि वो उसे यहाँ क्यों बुलाया है, पर यश कोई जवाब ना देते हुए उसका हाथ पकड़े ले जाने लगता। इतने में ही वहां प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर को देख आहान यश की तरफ देख कहता, यश तू क्या करने वाला है? वही यश कुछ पैसे अपने पॉकेट से निकाल कर प्रोफेसर को देता है और उनके हाथ से क्वेश्चन पेपर ले लेता है और प्रोफेसर को घूरते हुए कहता, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो वो प्रोफेसर भी हाँ कह देते हैं। उनकी आंखों में एक पल को अपराधबोध की झलक आई, पर नोटों की खनक ने उसे दबा दिया। वही यश आहान के साथ बाहर आ जाता और दोनों एक ही कार में बैठ जाते हैं। रात की ठंडी हवा गाड़ी के शीशे से अंदर आ रही थी, पर यश के चेहरे पर गर्म जीत का तेज चमक रहा था। वही यश मुस्कुराते हुए कहता, अब मुझे कोई भी 80% लाने से नहीं रोक सकता है। वही आहान उसे घूरते हुए कहता, अगर ईशान को या किसी और को पता चला ना तो तुझे तेरे पप्पा भी बचा नहीं पाएंगे। तो यश चिढ़ते हुए कहता, उफ आहान तू मेरा दोस्त है या दुश्मन, क्यों उनका नाम लेता रहता मेरे सामने? वही आहान उससे कहता कि मत कर ये सब, फंस जाएगा। पर वो कहा किसी की सुनने वालों में से था। आहान को कुछ समझ नहीं आता कि वो यश को अब क्या कहे। उसे समझाना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। तो वह भी आगे कुछ नहीं कहता और फिर दोनों कॉलेज से निकल जाते हैं। प्रेजेंट डे, सुबह का 7 बज रहा था। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद भी यश के छोटे से दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा था। रूम में हल्की सीनी की खुशबू, खिड़की से आती सूरज की पहली किरण और टेबल पर बिखरे नोट्स सब मिलकर एक अनोखा तनाव पैदा कर रहे थे। तो उसने पेन और पेपर लेकर शुरू कर दिया चीट बनाना। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद यश ने सारे आंसर के छोटे छोटे चिट बनाकर लिख चुका था। हर पंक्ति लिखते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और फिर रेडी हो सारे चिट को अपने पूरे कपड़े के अंदर छुपा लेता। कोई कॉलर के अंदर डालता तो कोई जूतों के अंदर। उसकी हर हरकत में एक अजीब सा एड्रेनालिन था। फिर नवाजादे नाश्ता कर निकल जाते हैं कॉलेज जाने के लिए। कुछ ही देर में सभी कॉलेज पहुंच जाते हैं और अपना अपना एडमिट कार्ड लिए क्लास में चले आते हैं। क्लासरूम में पेन की खटखट और कुर्सियों की सरसराहट गूंज रही थी। वही अमन का भी आज लास्ट पेपर था और साहिल उसे क्लास तक छोड़ने खुद ही आया हुआ था, तो वो भी अपने क्लास में चला जाता है और उसका नज़र यश से टकराता जो उसी क्लास में आया था। वो भी एक साथ ही बैठने वाला था। ये देख दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं।
आंखों में हल्की सी चुनौती, जैसे पुराने हिसाब चुकाने का मौका मिल गया हो। वही नायरा, कार्तिक और आहान का भी सेम क्लास मिल था और आसपास ही थे। तो सब खुशी से बैठ जाते हैं और कुछ देर में प्रोफेसर सबको पेपर देते हैं और फिर सब लिखना शुरू कर देते हैं। वही यश को जो आंसर बहुत अच्छे से आता था वो सब पहले लिखने लगा। और चिट भी उसी का बना कर लाया था जो यश को नहीं आता था, तो वह लिखना शुरू कर देता है। वही आहान भी उसका थोड़ा फायदा उठाने लगता, जो उसे नहीं पता था वो यश से पूछने लगता है और एक दूसरे को चिट एक्सचेंज कर लिखने लगते हैं। वही ईशान को अच्छे से पता था यश अकाउंटेंसी में कितना वीक है और वो कोई ना कोई झोल तो करेगा ही, इसलिए वह उसे देखने क्लास की तरफ ही आ रहा था और यश को चीटिंग करते हुए देख लेता है। उसका दिल कसकर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके भरोसे को तोड़कर रख दिया हो, और उसका नज़र उस क्लास में घूम रहे प्रोफेसर पर जाता जो ये सब देखने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे थे। तभी यश के हाथ से गलती से एक चिट गिर जाता और वह नीचे उठाने के लिए झुकता है। तभी अंदर ईशान आ जाता और वह भी नीचे झुक यश का हाथ रोक लेता उस चिट को उठाने से, और खुद उस चिट को उठा अपने हाथों में ले लेता है और यश की तरफ घूर कर देखने लगता है। ईशान के ऐसे घूरने से यश का तो हालत ही खराब हो जाता है, उसकी सांस जैसे अटक गई। वही वो प्रोफेसर भी ईशान के पास आ कहते, अरे ईशान तुम यहाँ क्या कर रहे। वही ईशान उस प्रोफेसर को भी अपने गुस्से भरे नज़र से घूर कर देखता, तो बेचारा प्रोफेसर का भी हालत खराब होने लग जाता है। बाकी का सारा क्लास भी यश और ईशान को ही देखने लगते। किसी को भी नहीं पता था कि यश और आहान चीटिंग कर रहे थे। वही ईशान भी सिर्फ यश को ही देखा था और गुस्से में ईशान बिना कुछ कहे यश का पॉकेट चेक करने लगता है। वही यश अपना मासूम चेहरा बना ईशान को ही देखता रहता है। यश के सारे कपड़े के बीच चिट पेपर निकलता है। ये देख पूरा क्लास हंसने लगता है। तभी प्रिंसिपल भी आ जाते और ये देख सबको अपने केबिन बुलाते हैं, तो सब क्लास से निकल जाते। वही ईशान प्रिंसिपल से सॉरी कहता ऐसे बीच में आने के लिए। वही प्रिंसिपल पहले उस प्रोफेसर पर बरसते, फिर यश की तरफ देख कहते कि आज का एग्जाम यश को देने नहीं मिलेगा जब तक सारे डायरेक्टर मिलकर यश के केस में कोई फैसला ना सुना देते। अब यश है तो आखिर कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा, तो उसे ऐसे ही तो निकाल नहीं सकते थे। फिर भी उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई और तब तक के लिए उसे कॉलेज से भी सस्पेंड कर देते हैं। वही ईशान गुस्से में बिना यश की तरफ देखे वो चला जाता है। उसके कदम भारी थे पर आंखों में निराशा की चुभन साफ थी और बेचारा यश उसे चाहकर भी रोक नहीं पाता। उसकी आंखें दरवाजे तक उसे ढूंढती रहीं, पर ईशान की पीठ बिना पलटे दूर होती रही। करीबन 2 घंटे के बाद सबका एग्जाम खत्म हो जाता और सभी अपने क्लास में निकल जाते हैं। वही यश कैफेटेरिया में अकेला बैठा था। उसके सामने कॉफी का कप रखा था पर वो छुआ तक नहीं था। खिड़की से आती हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसके भीतर उठ रही बेचैनी को जरा भी कम नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से वो तीनों भी आ जाते और उसके बगल में बैठ जाते हैं। वही आहान उससे सॉरी कहता कि उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाया। आहान की आंखों में हल्की सी ग्लानि थी, मानो खुद को ही दोष दे रहा हो। तो यश भी धीमे स्वर में कोई बात नहीं कह देता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी पर आंखें सूनी थी। तो आहान थोड़ा गुस्सा हो कहता, ईशान को ऐसे सबके सामने तेरा इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। वो जानता है तू कितना कोशिश करता है। उसकी आवाज में दोस्त का गुस्सा साफ झलक रहा था। वही यश अपना सर झुका कहता, सब मेरे वजह से हुआ है। अब वो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो गया है। कहते कहते उसकी आवाज कांप गई। उसकी उंगलियां मेज पर बार बार टकरा रही थी, जैसे अंदर का डर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। बेचारा का बात सुन नायरा उसके कंधे पर हाथ रख कहती, कोई नहीं, तू आज शाम को जाकर बात कर ले। उससे ज्यादा देर तक वो नाराज नहीं रह सकता। तू जानता है न, ईशान का दिल जल्दी पिघल जाता है। उसकी बातों में एक भरोसा था जो यश को थोड़ी देर के लिए सुकून देता है। तो यश भी बस अपना सर हाँ में हिला देता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं अनकही घबराहट अब भी पल रही थी। ऐसे ही ये दिन बीत जाता। यश की खामोशी और बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसका खबर उसके डैड को भी मिल जाता। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करें। ऐसे मामलों में स्टूडेंट को हमेशा निकाल दिया जाता है कॉलेज से, पर वह अपने बेटे को कैसे निकालें। राजवीर के दिमाग में एक साथ 1000 सवाल दौड़ रहे थे, पर वो अभी चुप थे, सोच रहे थे कि बेटे को कैसे संभालें। शाम का वक्त हो गया था। आसमान पर हल्के बैंगनी बादल तैर रहे थे। यश ईशान के कैफे के बाहर ही खड़ा था।
पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाकर ईशान को कैसे फेस करे। उसकी हथेलियों में पसीना था, दिल की धड़कन जैसे किसी तेज ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। और बाहर ही कार में बैठे 10 बजने का इंतजार करने लगता, क्योंकि तब तक सारा कैफे भी खाली हो जाएगा और वो ईशान से आराम से बात भी कर लेगा। 5 घंटे का वो इंतजार उसके लिए 5 साल जैसा लग रहा था। हर मिनट में उसके मन में नई नई बातें आ रही थी। क्या वो माफ करेगा? क्या वो फिर कभी उसकी तरफ देखेगा? पूरा 5 घंटा इंतजार करने के बाद यश धीरे धीरे उसके कैफे का दरवाजा खोलते हुए अंदर जाने लगता है। तभी उसके कानों में ईशान का कड़क आवाज सुनाई देता, स्टॉप यश। उसका आवाज को सुन यश का बढ़ता कदम वहीं पर रुक जाता। दिल जैसे किसी ने जोर से थाम लिया हो, और वह यश के पास कोल्ड आवाज में कहता, यू आर नॉट अलाउड, सो प्लीज निकल जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से। उसकी आंखों की ठंडक यश के दिल तक उतर गई। यश अपना उदास चेहरा बना ईशान का हाथ पकड़ कहता, सॉरी, मुझसे गलती हो गया, लेकिन मैं क्या करता, कैलकुलेशन मेरे दिमाग में जाता ही नहीं। और अगर मैं इसमें फेल हो जाता तो तुम मुझसे दूर चले जाते। इतना कहते हुए उसके प्यारे आंखों से आंसू बहने लगता है। उन आंसुओं की चमक कैफे की हल्की रोशनी में मोती जैसी लग रही थी। उसके आंखों में आंसू देख ईशान का सारा गुस्सा ही गायब हो जाता। पर इस बार वो यश को देख पिघल नहीं सकता था, वरना उसे कभी भी उसके गलती का एहसास नहीं होगा और वो इसके बाद भी ऐसा ही गलती करेगा। दिल के दो हिस्से आपस में लड़ रहे थे, एक उसे गले लगाने को कह रहा था, दूसरा सख्ती दिखाने को। फिर आगे ईशान उसी टोन में कहता, ठीक है, अगर सच में तुम्हें गलती का एहसास है तो कल के बोर्ड मीटिंग में सब कुछ कन्फेस कर दो और वहां एक और चांस मांगो और खुद को प्रूव करो। तो यश खुश हो कहता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम फिर मेरे साथ रहोगे ना, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों थे, मानो उसकी पूरी दुनिया का फैसला इसी जवाब पर टिका हो। ये सुन ईशान का तो मन कर रहा था कि वो अभी सब कुछ भूल यश को अपनी बाहों में भर ले, पर अपने जज्बातों पर कंट्रोल करते हुए पलटकर कहता, पहले करके दिखाओ, फिर बात करेंगे अब। ईशान का यूं मुंह फेरना यश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उदास हो कहता, ठीक है, अब मैं तुम्हें अपना चेहरा तभी दिखाऊंगा जब तक खुद को प्रूफ ना कर दूं। इतना कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। उसके हर कदम में भारीपन था, पर आंखों में एक दृढ़ संकल्प भी। वही ईशान अपने फोन में एक नंबर निकाल एक शख्स को कॉल करता और कहता है, यश यहाँ से निकल चुका है। तो वह सामने वाला आदमी भी ठीक है कह देता। ईशान के चेहरे पर एक अनकहा डर झलक रहा था, जिसे वो खुद भी मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ अमन बहुत खुश था, होता भी क्यों नहीं, आज यश का सबके सामने इतना बेइज्जती जो हुआ था और उसका सारा एग्जाम भी बहुत अच्छा गया था। तो इसी खुशी में वह साहिल को पार्टी देने को कहता। तो साहिल चिढ़ते हुए कहता, तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया, तुम खुश हो तो फिर मैं पार्टी क्यों दूं? उसकी भौहें ऊपर उठी थी लेकिन आंखों में हल्की मुस्कान थी। तो अमन अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बना कहता, क्योंकि मैं तुम्हारा क्यूटीपाई हूं ना, तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। उसकी आंखों की चमक किसी बच्चे जैसी थी। ये सुन साहिल के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह उसका कमर पकड़ अपनी तरफ खिंच लेता और उसके होठों को सीडुक्टिव छूते हुए कहता, मेरे क्यूटीपाई, तो तुमने भी ये एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम मेरे हो। उसके करीब आते ही अमन का दिल कुत्तों से भी फास्ट दौड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में देखते हुए कहता, तुम ही तो कहते हो मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तो वही आज मैंने भी कहा। इतना कहते हुए वह उसे खुद से दूर करते हुए कहता, अब छोड़ो भी, तुम्हारे क्यूटीपाई को भूख लगी है। वही साहिल क्रूर मुस्कान के साथ कहता, मुझे भी भूख लगी है, पर मैं खाने की जगह तुम्हें खाना चाहूंगा। और अमन को और भी मजबूती से जकड़ लेता है, उसके होठों के करीब जा प्यार से चूमने लगता है। वही अमन ऐसे ही खड़ा हो उसका साथ देने लगता है। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी, कमरे की खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कनें गूंज रही थी। कुछ देर तक चूमने के बाद साहिल उससे दूर हो कहता, चलो अभी छोड़ देता हूँ और कुछ खाने चलते हैं। इतना कहते वह अपनी कार की तरफ चलने लगता। वही अमन अपना मुंह फुल्ला कर कहता, कौन सा तुम किस करने के अलावा मेरे साथ कुछ और करने वाले हो? ये कहते हुए वह भी चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की लाली अब भी थी। दूसरी तरफ यश अपने मेंशन पहुंच चुका था। महलनुमा घर की गलियों में उसकी कार की आवाज गूंज रही थी। अंदर आते के साथ अपने डैड को ढूंढने लगता है। वही राजवीर स्टडी रूम में बैठे काम कर रहा था। तो यश को जैसे ही पता चलता कि उसके डैड स्टडी रूम में है तो वह भी बिना नॉक किए अंदर चला जाता है। कमरे में किताबों और लकड़ी की खुशबू थी। यश को देख उसके डैड गुस्से में कहते, अब क्यों आए हो? उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द भी छिपा था।
तो यश आ गया कहता, मैं फिर से सारा एग्जाम देना चाहता हूँ और इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था, जैसे इस बार वो सच में सब बदल देगा। राजवीर हंसते हुए कहते, फिर से एग्जाम देकर भी तुम उतना ही नंबर लाओगे जितना हमेशा लाते हो, तो मैं क्यों तुम पर अपना समय बर्बाद करूं? एक तो वो यहाँ बात करने आया था, ऊपर से उसके डैड ये सब कह रहे थे। ये सुन उसे गुस्सा आने लगता, उसकी मुट्ठियां कस गईं, पर इस वक्त उसके लिए ईशान को पाना ज्यादा जरूरी था। तो अपना गुस्सा साइड में रख प्यार से कहता, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, प्लीज एक मौका दे दीजिए। उसकी आवाज में विनती थी, आंखों में उम्मीद की चमक। कमरे की हवा में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे वक्त खुद थम गया हो और इस पिता पुत्र की बातचीत को ध्यान से सुन रहा हो। आज पहली बार उसके डैड को यश के आंखों में सच्चाई नजर आ रहा था और वह यश को ऐसे देख बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और गर्व था, जैसे बरसों बाद उन्हें अपने बेटे में वही चमक दिखी हो जिसके लिए वो हमेशा तरसे थे। खड़े हो उसके पास जा कहते, ठीक है, कल के बोर्ड मीटिंग में मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, पर अगले 2 दिन का ही तुम्हारे पास वक्त बचा है, अच्छे से पढ़ो और फिर से सारा एग्जाम दे दो। इतना कहने के बाद वह वापस अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। वही यश खड़े हो कुछ सोचने लगता, उसका दिल धड़क रहा था, कभी तेज कभी धीमे। फिर अचानक से 2 दिन बस याद कर चिल्लाते हुए कहता, सिर्फ 2 दिन। उसकी आवाज में हल्का सा डर, हैरानी और गुस्से का मिलाजुला रंग था। तो उसके डैड यश को घूरते हुए कहते, क्यों, ज्यादा है क्या? तुम कहो तो सारा एग्जाम का इंतजाम कल ही करवा देता हूँ। अपने डैड का ताना सुन यश अपने आंखों को रोल कर कहता, फाइन, 2 दिन ही काफी हैं। और अपना पैर पटक दरवाजा को खोलते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। उसकी चाल में गुस्सा तो था ही, मगर उस गुस्से के पीछे हल्की सी घबराहट भी छुपी थी, जो सिर्फ यश खुद महसूस कर पा रहा था। उसके हरकत को देख राजवीर को हंसी आ जाता और वह मुस्कुराते हुए खुद में ही कहते, इस लड़के को हो क्या गया है? पर जो भी हो, यश धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा है। उनकी आंखों में एक पिता का गर्व चमक रहा था, जैसे उन्हें अपने बेटे के बदलते रूप में एक नई उम्मीद दिख रही हो। दूसरी तरफ साहिल अमन के साथ मुंबई के सबसे बड़े से रेस्टोरेंट में आया हुआ था। बाहर से ही उस जगह की भव्यता लोगों को रोककर देखने पर मजबूर कर देती थी। जगमगाती लाइट्स, नर्म संगीत और हर कोने से आती खाने की मनमोहक खुशबू। उनके आते ही वहां का मैनेजर खुद आकर साहिल और अमन को अपने साथ प्राइवेट जोन में लेकर जाते हैं। ये देख अमन तो हैरान ही रह जाता। उसकी आंखों में मासूम सी चमक थी, जैसे पहली बार उसने इतना शाही नज़ारा देखा हो। वहां जा दोनों आराम से बैठ जाते हैं। तभी एक फीमेल वेट्रेस उनके पास आ मेनू को साहिल की तरफ बढ़ा देती है। साहिल उसके हाथ से मेनू बुक ले अमन को दे देता और खुद ही ऑर्डर करने को कहता, तो वो भी मेनू बुक को लिए देखने लगता है। वही अमन मेनू में डिश देखने की जगह सिर्फ प्राइस देख रहा था और साहिल के कान के करीब जा धीमे से कहता, मुझे नहीं खाना है यहाँ, चलो यहाँ से। अमन का यूं अचानक ऐसा करने से साहिल के पूरे बदन में आग लगने लगता, उसकी भौहें हल्की सी कुड़ गईं। पर अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर अमन के तरफ देख कहता, क्यों? तो चिढ़ते हुए अमन कहता, सोने के भाव पर मिल रहा सारा खाना यहाँ, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही कोई रोड पर खा लूंगा। उसका बात सुन साहिल हंसते हुए कहता, तुम प्राइस मत देखो, बस जो खाना है वो ऑर्डर करो, बाकी मैं देख लूंगा। उसकी हंसी में अपनापन और थोड़ी सी शरारत थी, जैसे वो अमन के हर नखरे को प्यार से अपनाता हो। तो अमन भी ठीक है कह देता और मेनू में डिश देखने लगता, पर कुछ भी समझ नहीं आता मेनू को देखकर। तो साहिल मेनू को उसके हाथ से ले कहता, मेनू मत देखो, तुम्हें जो खाना है बस वो कह दो। ये सुन अमन मुस्कुराते हुए उस वेट्रेस को देख कहता, मुझे आलू का पराठा और चाय खाना है, मिलेगा? उसकी मासूम सी मुस्कान किसी को भी अपना दीवाना बना दे। अमन का क्यूटनेस देख उस वेट्रेस को भी हंसी आ जाता और प्यार से अमन के पास आ कहती, मिलता तो नहीं है पर आपके लिए मैं इंतजाम कर सकती हूँ। ये सुन अमन प्यार से कहता, सो स्वीट। उसकी आवाज में बच्चों जैसा मासूमियत थी। उन दोनों को एक दूसरे से फ्लर्ट करता देख साहिल का आंख गुस्से में लाल होने लगा। उसकी उंगलियां टेबल पर कसकर टिक गईं, पर कुछ न कहते हुए अपना हाथ का मुट्ठी बांध बैठा रहता है। उसके दिल में जलन की हल्की चिंगारी अब तेज हो रही थी। कुछ देर में वही वेट्रेस अमन का कहा हुआ ऑर्डर ले टेबल पर रख देती है और वही खड़ी रहती है अमन को देखते हुए ही। तो साहिल उस वेट्रेस को गुस्से भरे नज़र से देख घूरने लगता है और उसे जाने को कहता, तो वह वेट्रेस भी सर झुकाकर चली जाती है। वही अमन उसके गुस्से को इग्नोर कर अपना पराठा एंजॉय करने लगता। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी, जैसे वो जानबूझकर ये सब कर रहा हो।
वही साहिल को ये साफ समझ आ रहा था कि अमन ये सब सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है। कुछ देर में अमन का भी खाना हो जाता और वो दोनों फिर बाहर आने लगते। वही अमन को वो वेट्रेस दिख जाती और वह साहिल को छोड़ उस वेट्रेस के पास जा कहता, मुझे वॉशरूम जाना है, आप मेरी हेल्प कर सकती हो। तो वह वेट्रेस भी मुस्कुरा कर कहती, क्यों नहीं सर, और अपने साथ ले जाने लगती। वही साहिल ये जानते हुए भी कि अमन ये सब जानबूझकर कर रहा है, फिर भी उसे बहुत गुस्सा आने लगता। उसकी सांसें भारी हो गई और वो बाहर निकल कार के अंदर बैठ जाता है। कुछ देर में अमन भी रेस्टोरेंट से निकल साहिल के कार के अंदर आ बैठ जाता है। उसके बैठते ही साहिल गुस्से में कार ड्राइव करने लगता। वही अमन को उसके आंखों में गुस्सा और जलन साफ नजर आ रहा था। अब उसे भी पता था गुस्से में साहिल उसके करीब जरूर आएगा, इसलिए तो वो जानबूझकर साहिल को उकसा रहा था और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब भी हो चुका था। कुछ देर में दोनों साहिल के फ्लैट पहुंच जाते हैं। वही अमन मुस्कुराते हुए साहिल के साथ चलने लगता है। दोनों रूम में आ जाते वही साहिल अपने शर्ट को खोलने लगता है। ये देख अमन मन ही मन खुश होते हुए एक्साइटेड होने लगा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। साहिल शर्ट को खोलने के बाद अमन की तरफ देख कहता, बहुत थक गया हूँ, अब सोना चाहिए। और ये कहते हुए कबर्ड से अपना रात का कपड़ा निकाल बाथरूम चला जाता चेंज करने के लिए। अमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता और वह बालकनी में खड़ा हो आसमान की तरफ देखने लगता। रात की ठंडी हवा उसके गुस्से को भी छू रही थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी अब भी जल रही थी। वही साहिल भी चेंज कर बेड पर लेट जाता और अमन को भी सोने को कहता है, तो वह अपना मुंह फुल्ला खुद भी चेंज कर उसके बगल में आकर लेट जाता है। उसके चेहरे को देख साहिल उसे अपने सीने पर सुला लेता और उसके सर पर हाथ रख कहता, दोबारा मुझे उकसाने की कोशिश मत करना, तुम्हारी गलती की सजा किसी और को भुगतना पड़ सकता है। उसकी आवाज में हल्की चेतावनी और गहरी मोहब्बत दोनों भुली थी और अपने आंखों को बंद कर सो जाता है। वही अमन को साहिल का कहा बात समझ नहीं आता और वह अपना मुंह फुल्ल सो जाता है। सुबह का वक्त हो गया। जैसा यश के डैड ने कहा था कि वो मीटिंग में उसके लिए बात करेंगे, उसे दूसरा मौका देने का, तो उन्होंने ऐसा ही किया और सब मान भी गए। उस मीटिंग का हर पल यश के दिल की धड़कनों से जुड़ा था। यश के पास सिर्फ 2 दिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। उसे परेशान देख वो तीनों भी परेशान थे। तभी कार्तिक उसके कंधे पर हाथ रख कहता, तुम टेंशन मत लो यश, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ये सुन यश खुश हो कहता, सच्ची? उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। तो कार्तिक भी अपना सर हिला देता और फिर उसे सारा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देता है। कॉलेज के एक प्रोफेसर, जिनका कुछ दिनों पहले ही रोका हुआ था, पर उस वक्त वो किसी को अपनी खुशी में शामिल नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने पूरे कॉलेज के स्टूडेंट और प्रोफेसर के लिए आज शाम एक शानदार पार्टी का इंतजाम किए थे। रोशनी से सजी कैंपस की हर गली उस आने वाली शाम की गवाही दे रही थी। वही यश और उसके दोस्त तो पहले से ही जाने के लिए तैयार बैठे थे। अब टेंशन ये था कि ईशान आएगा या नहीं, क्योंकि उसने पहले ही सबसे कह दिया था कि वो नहीं आने वाला। यश बार बार दरवाजे की ओर देखता, मन ही मन सोचता क्या ईशान सच में नहीं आएगा या फिर आखिरी पल कोई चमत्कार होगा। शाम का वक्त हो चुका था और सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि सबको रेडी होकर पार्टी में भी जाना था। आसमान पर गहरा नीला रंग छा चुका था, हल्की हवा में ठंडी नमी थी, जैसे रात आने से पहले का एक रहस्यमयी सन्नाटा पूरे शहर पर उतर रहा हो। वही यश अपने रूम जा बेड पर उदास हो लेट जाता है। आज वो एक बार भी ना ईशान को देखा था और ना ही उससे मिला था और उसे ये पता भी नहीं चल पा रहा था कि ईशान आज पार्टी में आएगा भी या नहीं। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था, जैसे हर सांस के साथ कोई अनकही चिंता बढ़ रही हो। कमरे की दीवारों पर लगी हल्की पीली रोशनी भी उसे और अकेला महसूस करवा रही थी। फिर ज्यादा ना सोचते हुए वह बेड से उठ रेडी हो जाता और अपने मेंशन से निकल कार के अंदर बैठ निकल जाता है। तैयार होते वक्त भी आईने में उसकी आंखें बार बार ईशान की याद में धुंधली हो जाती, जैसे आईना भी उसकी उदासी को चुपचाप देख रहा हो। और कुछ देर में वो वहां पहुंच जाता और जाते के साथ उसका नजर आहान और कार्तिक पर जाता जो साथ ही खड़े थे, तो वह भी उनके पास जा नायरा के आने का वेट करने लगता है। उनके चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थीं, दूर से आती म्यूजिक की थाप पार्टी के माहौल को और भी चमकदार बना रही थी, पर यश के मन में अब भी एक खालीपन था। एक ग्राउंड में बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम किया गया था, टाइट सिक्योरिटी के साथ सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर भी मौजूद थे, बस नायरा और ईशान का आने का इंतजार था। चारों तरफ चमचमाती रोशनी, फूलों की सजावट और महकते इत्र की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी,
लेकिन यश का ध्यान बार बार बस उसी नाम पर अटक रहा था, ईशान। तभी सामने से सबको नायरा आते हुए दिखती। आज नायरा ब्लैक नेट साड़ी के साथ लंबा झुमका पहने हुई थी, वो भी खुले बालों के साथ, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। सारे लड़के पलट पलट कर बस उसे ही ताड़े जा रहे थे। वही कार्तिक, आहान और यश, तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कार्तिक का तो नजर ही नहीं हटता नायरा से, तो नायरा उनके पास आ तीनों को देख कहती, ऐसे क्यों घूर रहे, बहुत अजीब लग रही हूँ क्या? तब तीनों साथ ही कहते, हॉट लग रही हो। ये सुन नायरा के होठों पर मुस्कान छा जाता और वह यश को देख सवाल करती, ईशान नहीं आएगा क्या? तो यश उदास हो कहता, उससे बात नहीं कर रहा मैं। तो आहान चिढ़ाते हुए कहता, तू नहीं कर रहा या वो तुझसे नहीं कर रहा? वही यश आहान को गुस्से में घूरने लगता है। आहान की हल्की मुस्कान यश को और चिढ़ा रही थी, पर उसके दिल की हलचल किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वही तब तक पार्टी में साहिल भी आता अमन के साथ। यश को उदास खड़ा देख साहिल अमन को ले उनके पास चला जाता है। तो नायरा का भी नजर अमन पर जाता और वो मुस्कुराते हुए उससे हेलो कहती है। वही यश साहिल का हाथ पकड़ उसे साइड में ले आता और कहता, ईशान को कॉल कर पूछो ना वो आएगा या नहीं। उन दोनों को ऐसे बात करता देख अमन को बहुत गुस्सा आने लगता है। वही साहिल यश को देख कहता, वो नहीं आएगा यश, उसका इंतजार मत करो और पार्टी एंजॉय करो। ठीक है, ये कहते हुए वो दोनों वापस अपने दोस्तों के पास चले आते हैं। सारे लोग पार्टी में एंजॉय करने में लगे थे। हवा में अब म्यूजिक की धड़कन और तेज हो चुकी थी, जैसे हर बीट लोगों की रगों में दौड़ते जोश को और बढ़ा रही हो। लेकिन यश का दिल किसी और ही रिदम पर धड़क रहा था। और तभी वहां एक मास्क पहने आदमी आता जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके दूसरे साइड का आदमी कड़क आवाज में उससे कहता, आज यश किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। तो वह मास्क वाला आदमी कहता, ठीक है बॉस, और फिर अपने पॉकेट से गन को निकाल देता है और जहां पार्टी हो रहा था उसी के सामने वाले बिल्डिंग में खड़ा हो गन पर साइलेंसर लगा उस पर निशाना लगाने लगता है। पार्टी की रंगीन रोशनी के बीच ये काली परछाई किसी को नजर नहीं आ रही थी, पर उसके इरादे रात के अंधेरे से भी गहरे थे। वो सारे लोग साथ की बैठे बात करने में लगे थे। वही यश का नजर ईशान पर जाता जो अपने हाथ में बुके लिए उस प्रोफेसर को देते हुए मुस्कुराकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा था। ईशान को देख यश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो खड़ा हो जोर से चीखते हुए कहता, उसका नाम लेता है। वही सारे लोग यश को ही देखने लगते हैं और ईशान का भी नजर यश पर जाता और वह उन सबको इग्नोर कर वही दूसरे लोगों से बात करने लगता। यश की आंखों में एक पल के लिए जो चमक आई थी, ईशान के मुड़ते ही वो धुंधली पड़ गई। तभी लाउड म्यूजिक बजने लगता और सभी लोग डांस करने लगते हैं। वही कार्तिक भी नायरा के साथ डांस करने लगता है। वही आस्था ईशान के पास आ उसे डांस के लिए पूछती तो वह भी ठीक है कहते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। ये देख यश को गुस्सा आ जाता और तभी नैना यश के साथ डांस करने के लिए कहती तो वह भी मुस्कुराते हुए जहां ईशान था वही जा नैना की कमर पर हाथ रख उसे जलाते हुए डांस करने लगता है। दोनों किसी और के साथ डांस करने के बाद भी एक दूसरे को ही देख रहे थे। उन दोनों का क्यूट जलन देख आहान को मेहिका का याद आने लगता है और वह उदास हो ड्रिंक करने लगता। वही वो मास्क वाला आदमी लगातार यश पर गन पॉइंट करने की कोशिश कर रहा था, पर डांस करने की वजह से बार बार निशाना चुक रहा होता है। तभी नैना की कोई फ्रेंड आ जाती और वह यश के साथ डांस करना छोड़ उसके साथ चली जाती है और यश फिर खड़ा हो ईशान को ही देखने लगता। यश को अकेला देख वो मास्क वाला आदमी यश के ऊपर गन पॉइंट करता। तभी ईशान का नजर यश पर पड़ रहे रेड लाइट पर जाता है और उसे समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगा कि कोई यश को मारने आया हुआ है। वह जोर से चिल्लाकर यश का नाम लेता, पर लाउड म्यूजिक के कारण यश को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर ईशान आस्था को साइड कर भागते हुए यश के पास जाने लगता है। वही ईशान को अपने पास आता हुआ देख यश खुश हो जाता। वही वो मास्क वाला आदमी गोली चला देता और तभी ईशान यश के गले लग जाता है और वो गोली ईशान की पीठ पर आ लगता। किसी और को गोली लगता देख वो मास्क वाला आदमी भाग जाता है। वही साइलेंसर की वजह से किसी को भी गोली का आवाज सुनाई नहीं देता और ईशान यश से दूर हो यश के चेहरे पर हाथ रख प्यार से कहता, तुम ठीक हो ना बेबी बॉय। उसके मुंह से वापस से बेबी बॉय सुन यश को बहुत अच्छा लगता और वापस से ईशान के गले लग जाता है और तभी उसके हाथ पर खून लग जाता। अपने हाथ में खून देख यश चिल्लाने को था, तभी ईशान उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता और धीमे आवाज में कहता, लोगों को पता चल जाएगा तो सब परेशान हो जाएंगे। इतना कहते हुए वह यश के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। यश को कुछ समझ नहीं आता, उसके आंखों से आंसू बहने लगा, पर इस वक्त वो कमजोर नहीं पड़ सकता था और बिना किसी से कुछ कहे ईशान को अपने साथ बाहर ले जाता है। पार्टी की रोशनी अब धुंधली लग रही थी। हर हंसी की आवाज दूर कहीं गूंजती सी लग रही थी, जैसे दुनिया अचानक रंग खो चुकी हो।
ईशान को ऐसे हालत में आता देख यश का ड्राइवर उसके पास यश का हेल्प करने लगता है और कार के अंदर अच्छे से बैठा देता और खुद उसके बगल में बैठे ईशान को जगाने की कोशिश करते हुए ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने को कहता। तो ड्राइवर भी कार स्टार्ट कर भगाने लगता। वही यश ईशान का चेहरा पर हाथ रख रोते हुए कहते रहता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा ईशान। उसकी हर बात के साथ उसका गला और भारी होता जा रहा था। आंखों के आंसू ईशान के बालों में गिरते हुए मानो एक मौन कसम खा रहे हों। यश को पहली बार उसके ड्राइवर ने ऐसे किसी के लिए रोता हुआ देख रहा था। ड्राइवर की आंखों में भी चिंता उतर आई थी, पर वह कुछ नहीं बोला, बस कार की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ देर बाद यश ईशान को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। यश ने पहले ही डॉक्टर जोशी, जो यश के डैड के पुराने दोस्त थे, उन्हें कॉल कर सब कुछ बता दिया था और वो उसके आने से पहले ही अपने हॉस्पिटल में इलाज का सारा इंतजाम करवा चुके थे। रास्ते भर यश की उंगलियां ईशान की कलाई को थामे रही, जैसे उसके हाथ की गर्माहट से ईशान की सांसें थमी न रहें। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि खुद यश को लग रहा था मानो उसका दिल बाहर निकल जाएगा। यश के पहुंचते ही बाहर खड़ी नर्स स्ट्रेचर लिए उसके पास आ गई और फिर यश ईशान को कार से उतार धीरे धीरे कांपते हाथों से ईशान को उस पर लिटा देता है। हॉस्पिटल की ठंडी सफेद रोशनी में ईशान का चेहरा और भी पीला लग रहा था। हर कदम पर यश के पांव जैसे भारी हो गए थे, पर उसने खुद को रोके रखा और नर्स के साथ तेजी से अंदर जाने लगा। ईशान का ब्लड काफी बढ़ चुका था। वही डॉक्टर जोशी यश के पास आ उसे बाहर ही खड़े रहने को कहते हैं और ईशान को लिए आईसीयू के अंदर चले जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही यश की सांस जैसे रुक जाती है। वो अब बस बाहर खड़ा रह जाता है, हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ते हुए। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ईशान को अचानक से क्या हो गया। उस सफेद गलियारे में, जहां हर दीवार से एंटीसेप्टिक की गंध उठ रही थी, यश का मन जैसे किसी गहरी खाई में गिर रहा था। वो परेशान हो इधर उधर घूमने लगता है, बार बार घड़ी देखता, अपने फोन को कसकर पकड़ता। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो उसकी फैमिली को कैसे कहेगा, कौन से शब्द बोले जो इस डर को छोटा कर दें। रात के 10 बज गए थे। वही दूसरी तरफ बाकी के लोग भी अब पार्टी में बोर होने लगे थे। संगीत की आवाज अब उन्हें और चुभ रही थी। सबने खाना खाकर घर जाने का फैसला किया, पर तभी सबको एहसास होता कि यश और ईशान पूरे पार्टी में कहीं भी नहीं हैं। वो सब ढूंढते हैं, पर दोनों कहीं नहीं मिले। तभी आहान हल्की क्रूर मुस्कान के साथ कहता, रहने दो, हो सकता है दोनों कहीं साथ ही चले गए होंगे। आहान का यह मजाक बाकी सबको सही लगता और सब ठीक है कहते हुए फिर से बैठ जाते खाने के लिए। पर साहिल का माथा सिकुड़ जाता है। उसे अब भी टेंशन था क्योंकि ईशान उसे बिना बताए कहीं गया ही नहीं था। वो अपना फोन निकालकर ईशान को कॉल करता, पर फोन बंद बता रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे परेशान देख अमन पूछता है, पर वो कुछ नहीं कहते हुए बस चुपचाप बैठा रहता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्सें हड़बड़ी में बार बार अंदर से बाहर जा रही थी। यश हर बार उन्हें रोकने की कोशिश करता, ईशान को क्या हुआ है, पर वो कुछ ना कहते हुए फिर अंदर चली जाती। हर बार दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज यश के दिल में बिजली सी गिरा रही थी। कुछ देर में डॉक्टर जोशी बाहर आते हैं। उनका चेहरा गंभीर था। यश के कदम अपने आप उनकी ओर बढ़ जाते हैं। वो लगभग हकलाते हुए पूछता, ईशान को क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर एक फॉर्म यश के हाथ में थमा देते हैं और धीमे मगर सख्त लहजे में कहते, ईशान को गोली लगी है और हमारे हॉस्पिटल का रूल है कि जब तक पुलिस नहीं आती तब तक हम इलाज शुरू नहीं करते। पर तुम उसे लेकर आए हो इसलिए मैंने इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन तुम्हें इस फॉर्म पर साइन करना होगा। यश, ईशान को गोली। ये सुनते ही यश के कानों में जैसे कोई आवाज गूंजने लगी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें भारी हो गईं। उसने बिना कुछ आगे सोचे कांपते हाथों से फॉर्म पर साइन कर दिया और बस इतना कह पाया, ईशान को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने यश के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भरोसा था, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और वो वापस अंदर चले गए। यश वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। उसके सीने में दर्द इतना था कि जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हों। पहली बार उसने महसूस किया कि डर कैसा होता है जब किसी अपने को खोने का ख्याल भी जान ले लेता है। आखिर में कांपते हाथों से उसने आहान को कॉल कर दिया। वही आहान अब भी सबके साथ बैठा था। यश का नाम स्क्रीन पर देख वो हल्का सा मुस्कुराया और नायरा की तरफ देखकर बोला, लो आ गया हमारे यश का फोन। उसने फोन को स्पीकर पर करते हुए चिढ़ाते हुए कहा, कहाँ है तू और तू बिना बताए कहाँ चला गया? लेकिन दूसरी तरफ से बस टूटती आवाज आई।
यश रोते हुए कह रहा था, ईशान को गोली लगी है। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। वक्त जैसे थम गया। साहिल ने सबसे पहले होश संभाला और जल्दी से हॉस्पिटल का नाम पूछा। बिना कोई और सवाल किए सब वहां जाने के लिए निकल पड़े। कुछ देर में वो सब हॉस्पिटल पहुंच गए। गलियारे में सफेद रोशनी, बीप की आवाजें और यश नीचे जमीन पर बैठा सिर झुकाए। उसे देख सबके कदम अपने आप रुक गए। यश ने उन्हें देखते ही उठने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि सबके दिल कांप गए। वो बस उनके गले लगकर और भी जोर से रोने लगा। साहिल ने सबसे पहले उसे थाम कर धीरे से पूछा, ये सब कैसे हुआ? यश ने लाल आंखों से ऊपर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे नहीं पता। वो अचानक बेहोश हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अमन खड़ा सोचने लगा, आखिर ईशान को कौन मार सकता है? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं। उसके दिमाग में कई चेहरे घूम गए। अचानक वह बाहर निकला और हॉस्पिटल के टेलीफोन से एक नंबर मिलाया। सामने वाला इंसान फोन उठाता है, कड़क आवाज में कहता है, मुझे पता था तुम मुझे कॉल जरूर करोगे, अमन। उसकी आवाज सुन अमन के गले की नसें तन गईं। डरी हुई आवाज में वो कहता, क्या आपने ईशान? पर वाक्य अधूरा रह गया। दूसरी तरफ का इंसान ठंडी, खतरनाक आवाज में कहता है, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम बस साहिल के साथ रहकर अपना काम करो। और कॉल कट। अमन के हाथ कांप गए। तभी पीछे से साहिल उसके कंधे पर हाथ रख देता है। अचानक आए स्पर्श से अमन के हाथ से फोन गिर जाता है। वो धीरे से मुड़कर साहिल की आंखों में देखता है। साहिल उसकी डरी हुई आंखों को देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अमन जल्दी से फोन उठाता है, हकलाते हुए कहता, कुछ नहीं, बस हॉस्पिटल में मेरा दम घुटता है। साहिल ने उसकी पीठ थपथपाई, ठीक है, तो तुम घर चले जाओ। अमन ने एक हल्की मुस्कान बनाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। वो अंदर चला गया, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी छुपी नहीं। साहिल खुद में बुदबुदाया, किससे बात कर रहा था ये? तभी मेहिका भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। वो सबको देख तुरंत पूछने लगी, क्या हुआ है मेरे भैया को? उसकी नज़र सीधे आहान पर पड़ी। आहान उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि कार्तिक ने आगे बढ़कर मेहिका को अपनी बाहों में भर लिया। वो उसे शांत करते हुए प्यार से बोला, कुछ भी नहीं हुआ है मही, वो ठीक है। कार्तिक का यूं मेहिका के करीब जाना आहान को अंदर तक चुभ गया। उसके भीतर गुस्से की लहर उठी, मगर उसने खुद को काबू में रखा और वहीं खड़ा रहा। मेहिका ने भीगी आंखों से फुसफुसा कर कहा, उन्हें कुछ भी नहीं होगा ना कार्तिक भैया? मेहिका के मुंह से भैया सुनकर आहान को थोड़ी राहत मिली, जैसे उसके भीतर जमी ईर्ष्या थोड़ी पिघल गई। तभी नायरा ने मेहिका के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। यश तो अब भी बस शांत बैठा था, ना कुछ कह रहा था, न ही अब रो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। हर सांस के साथ उसका दिल अतीत की गहराइयों में लौट रहा था, वो दिन जब उसकी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। वही बेबसी, वही दर्द उसकी रगों में दौड़ रहा था। और अब ईशान को इस हालत में देख, आज पहली बार यश को ये महसूस हुआ कि ईशान उसके लिए सिर्फ खास नहीं है। नहीं, ईशान उसकी दुनिया है। उसकी हर सांस में, हर धड़कन में वही है। उसकी आंखें नम होते हुए भी भीतर एक गहरा सच पकड़ चुकी थी, वो ईशान से प्यार करने लगा है। तभी मेहिका का नजर उदास बैठे यश पर जाता और वह यश के चेहरे के नीचे अपने घुटनों के बल बैठ यश का हाथ पकड़ प्यार से कहती, यश भैया, सब ठीक हो जाएगा, आप उदास मत रहो। उसकी आवाज में इतनी कोमलता थी कि जैसे हर डर को पिघला दे। यश कुछ पल उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखता रह गया। मेहिका की आंखों में उम्मीद का उजाला था, और वही उजाला यश के मन के अंधेरे को थोड़ी देर के लिए मिटा देता। मेहिका को इतना स्ट्रॉन्ग देख यश अचानक उसके गले से लग जाता, उसकी हथेली की गर्माहट में खुद को छुपा लेता। वह सिसकते हुए बस यही कह पाता, सॉरी, सब मेरी गलती है। तो मेहिका उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती, आप सॉरी मत बोलो, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। उसकी आवाज जैसे एक मुलायम कंबल की तरह यश के टूटे दिल को ढक लेती। वही बाकी के लोग खड़े उन दोनों के बीच के इस प्यारे रिश्ते को देखते रहते। कोई कुछ नहीं कह रहा, पर सबकी आंखों में उस भाई बहन के रिश्ते की चमक झलक रही थी। 2 घंटे के लंबे बेचैन इंतजार के बाद आखिर डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं, ईशान अब ठीक है। ये सुन यश तुरंत खड़ा हो जाता है, आंखों में नमी और चेहरे पर राहत लिए कहता, क्या मैं ईशान से मिल सकता हूँ? पर डॉक्टर उसे हल्की सख्ती से मना कर देते।
नहीं यश, अभी कोई भी उससे नहीं मिल सकता, बस कल तक वेट कर लो। यश का चेहरा एक पल को गिर पड़ता है, पर वह धीमे से सिर हिलाकर कह देता, ठीक है। आवाज में दर्द छुपा था, पर उसने किसी को दिखने नहीं दिया। तभी मेहिका सबको धीरे से कहती, आप लोग अपने घर चले जाए, रात बहुत हो गई है। हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को रहने की इजाजत भी नहीं है। लेकिन यश तो जाने वाला नहीं था, और अगर यश नहीं जाएगा तो आहान और नायरा भी कहाँ जाने वाले थे। कार्तिक तो वैसे भी मेहिका के लिए रुका हुआ था। साहिल का मन भी यहाँ रहने का नहीं कर रहा था, पर उसके लिए अभी ज्यादा जरूरी था उस इंसान का पता लगाना जो ईशान की इस हालत का जिम्मेदार था। वह अमन के साथ चुपचाप चला जाता है। कुछ देर में दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। साहिल अपनी कार की धीमी रोशनी में चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए रात की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता है। अमन को रूम में रेस्ट करने को कह वह खुद बाहर चला जाता है। अमन भी ठीक है कहता हुआ उसके रूम में चला जाता। आज उसके पास पूरा मौका था साहिल के रूम की तलाशी लेने का, और उसने वैसा ही किया। जैसे कोई चोर रात के सन्नाटे में दिल की धड़कन सुनता है, वैसे ही अमन अपने काम में लग गया। पर बेचारा इस बात से अनजान था कि साहिल के रूम में हिडन कैमरा लगा हुआ है और इस वक्त साहिल अपनी कार में बैठे अपने फोन पर सब कुछ देख रहा था। हर जगह खोजने के बाद भी अमन को साहिल के रूम में कुछ नहीं मिलता। जो ढूंढने में वह लगा था, उसकी हर उम्मीद टूट रही थी। वह इरिटेट होकर बेड पर बैठ जाता है। वही साहिल अपनी क्रूर मुस्कान के साथ खुद से कहता, सॉरी क्यूटी पाई, पर तुम्हारे मकसद को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में अजीब सा ठंडा चमकता अंधेरा था। दूसरी तरफ कार्तिक और नायरा यश के साथ हॉस्पिटल के कैफे में बैठे थे। रात का सन्नाटा, कॉफी की हल्की खुशबू और उनके बीच फैली बेचैनी सब एक ही तस्वीर में घुल रहे थे। वहीं मेहिका ईशान के वार्ड रूम के बाहर बैठी रहती, आंखों में चिंता लिए। यश जानबूझकर वहां से चला गया था ताकि आहान को मेहिका से अकेले बात करने का समय मिल सके। आहान धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ जाता। मेहिका उसकी हल्की आहट सुनकर उठने को होती, तभी आहान उसका हाथ पकड़ लेता। उसका स्पर्श मेहिका को ठिठका देता। सॉरी मेहिका, मुझसे गलती हो गई, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। आहान की आवाज में सच्चाई और दर्द दोनों थे। मेहिका मुस्कुराते हुए पर आंखों में हल्की चुभन लिए कहती, गलती? किसी को प्यार में धोखा देने के बाद आप इसे गलती कहते हैं? आहान घुटनों के बल बैठ जाता, उसकी आंखों में पछतावे की चमक। तो तुम बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो? मेहिका गहरी सांस लेकर बस इतना कह पाती, बस मुझसे दूर रहिए। इतना कहकर वह खड़ी हो जाती। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आहान उसके पीछे जाता, उसके कदमों की आहट उस सन्नाटे को तोड़ देती है। वह उसे पीछे से हल्के से पकड़कर बैकहक करता और फुसफुसाता, मेहिका, आई रियली लव यू, प्लीज एक और मौका दे दो। आहान के इतने करीब आते ही मेहिका का दिल एक पल को सब भूल जाता। उसकी सांसें थम सी जाती। वह धीरे से पलकती, उसकी आंखें भर आई थीं। अगर भाया आपको माफ कर देंगे तो मैं भी कर दूंगी। आवाज कांप रही थी, आंसुओं की नमी हर शब्द में थी। उसकी आंखों में आंसू देख आहान उसे अपने सीने से लगा लेता। तुम फिक्र मत करो, ईशान जल्दी ठीक हो जाएगा, वह प्यार से कहता। उसके गले लगते ही मेहिका को एक अनकहा सुकून मिलने लगता है, जैसे सारी घबराहट किसी गर्म धड़कन में छुप गई हो। सुबह का वक्त हो चुका था। वार्ड के बाहर सब खड़े थे। अब तक ईशान को होश नहीं आया था। तभी वहां पुलिस पहुंचती है। यश के पास आकर सवाल करने लगती है, उस रात हुआ क्या था? यश गहरी सांस लेकर सब कुछ शुरू से बताता। सारा किस्सा सुनने के बाद पुलिस कहती, मतलब कोई तुम्हें मारने आया था और शायद ईशान को पता चल गया होगा। तुम्हें बचाने के चक्कर में उसे गोली लग गई। ये सुन सब हैरान रह जाते। यश तो बस यही सोचता रहा कि उसकी वजह से ईशान को गोली लगी। ईशान की हालत का जिम्मेदार वो खुद है। उसके दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो जैसे। वह बिना किसी से कुछ कहे हॉस्पिटल से निकल जाता है ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए। वह अपना फोन भी बंद कर लेता है। कुछ देर में ईशान को भी होश आ जाता है। सब उसके पास मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मेहिका रोते हुए ईशान को कसकर हक कर लेती है। ईशान हल्का सा नाटक करते हुए कहता, आह माही, क्या कर रही हो? ऑपरेशन से तो बच गया, पर अगर ऐसे हक करोगी तो जरूर मर जाऊंगा। मेहिका चिढ़ते हुए कहती, अब भी मजाक कर रहे हो? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। वह पीछे हट जाती, पर आंखों की चमक में राहत भी थी। बाकी के लोग भी ईशान से मिलते हैं। आहान को मेहिका के बगल में खड़ा देख ईशान उसे गुस्से से घूरता है।
आहान मन ही मन बुदबुदाता, हॉस्पिटल में है, फिर भी अकड़ नहीं गया। पर ईशान की नजरें तो किसी और को ढूंढ रही थी, अपने बेबी बॉय को। आहान उसकी बेचैनी समझ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता, यश घर चला गया है, कल उसका री एग्जाम है, उसे पढ़ना था इसलिए। यश बिना मिले ईशान से चला गया, ये सुनकर सब हैरान हो जाते। बाकी लोग धीरे धीरे वहां से निकल जाते। ईशान को मालूम था कि यश खुद को ही जिम्मेदार मान रहा होगा, इसलिए मिलने नहीं आया। वह उसे परेशान नहीं करता। बात भी सही है, ईशान मन ही मन सोचता, यश के लिए एग्जाम भी जरूरी है। दूसरी तरफ यश बिना कुछ खाए पिए वह पढ़ाई में लग जाता। अब उसके पास सिर्फ आज रात का ही समय था। कल उसका एग्जाम था और वह किसी भी हालत में अच्छा करना चाहता था। उसकी आंखें लाल हो गईं, पर हौसले में कोई कमी नहीं थी। एक एक टॉपिक पर उसकी नजरें गहराई से घूमती, जैसे हर शब्द को यादों में सी रहा हो। दिन ऐसे ही बीत जाता। यश ने एक बार भी ईशान को न कॉल किया, न मिलने गया। ये देख ईशान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह खुद यश को फोन करता है, पर यश ने अपना फोन बंद कर रखा था। सुबह का वक्त फिर आ गया। आज यश का एग्जाम था। वह जल्दी उठकर तैयार होता, चेहरे पर दृढ़ता लिए कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। कॉलेज पहुंचने पर सबकी नजर उस पर जाती। यश तेजी से चलता, जैसे कोई सपना पूरा करने जा रहा हो। बिना किसी से कुछ कहे वह अपने क्लासरूम में चला जाता, जहां उसे एग्जाम देना था। एग्जाम खत्म होने के बाद वह चुपचाप अपने क्लास में लौटता है। तभी नायरा उसके पास आकर कहती, तुम ईशान से मिलने कब जाओगे? यश हल्की सी थकी मुस्कान के साथ कहता, टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा, अभी मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस पर फोकस करना है। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन आंखों में वो गहराई जिसे सिर्फ ईशान पढ़ सकता था।